हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो प्रोसेस होती है उसके 3 इवेंट्स होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगेन प्री फर्टिलाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें आपके 4 कैटेगरीज थी जिनको हमने डिस्कस करना था। द फर्स्ट टॉपिक इज pollen grain formation, then embryo sac formation, then pollination and then pollen pistil interaction। pollen grain formation में अगेन हमने 3 स्ट्रक्चर्स की बात की थी। आपका स्टेमन की बात की थी जिसमें हमने एंथर और फिलामेंट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड देन pollen grain formation। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सेकेंड क्लास है उसकी बात करने वाले हैं, दैट इज एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन में हम क्या पढ़ेंगे आज। एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन में अगेन हम 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका पिस्टिल, देन आपका मेगास्पोरोजेनेसिस जो एक प्रोसेस है, थर्ड है आपका एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन से। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में हमने पहला क्या पढ़ा था? स्टेमन, राइट? स्टेमन पढ़ा था हमने, जो क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट? अब हम एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन में पढ़ेंगे पिस्टिल, जो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको वैसे हमने जो जिस नाम से हमने पढ़ा था वो था कार्पल। अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने ड्रॉ भी किया था, तो उसमें कार्पल और स्टेमन था। कार्पल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में जो प्रोसेस पढ़ी थी वो थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद आया? ठीक है। इसमें क्या थे कि 4 माइक्रोस्पोर आपके डेवलप होते थे, ठीक है, टेट्राड बनता था। अब जो हम एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। एकदम सिमिलर है, मतलब आपको लगेगा कि आप यही वाला दोबारा से रिवाइज कर रहे हो, बस वहाँ पे माइक्रो था, यहाँ पे आपका मेगा है। यहाँ पे हम मेल की बात करते थे, आज हम सारी फीमेल की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी पिस्टिल। पिस्टिल आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगेन आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एज पिस्टिल इज डिस्टिंग्विश एज 3 पार्ट्स। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बना देते हैं और मेल का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये आपको याद है, ये था आपका स्टिग्मा, ये था आपका स्टाइल और ये था आपका ओवरी। याद आया? इसमें आपका होता है ओव्यूल। तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। चलो फर्स्ट बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा वो पार्ट है दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, राइट? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर मेल वाला समझ में आ गया तो फीमेल वाला एकदम समझ में आ जाएगा एक ही बारी में। स्टिग्मा आपका वो पार्ट है दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन। स्टाइल आपका वो स्टॉक है दैट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। ये आप देख रहे हो, एक स्टॉक टाइप जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका ओवरी। ओवरी क्या है? इट कंटेन्स 1 to several ओव्यूल्स। यहाँ पे आपके ओव्यूल्स होते हैं, राइट? अब आप इसका एक और स्ट्रक्चर देखिए। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हमने बात कर ली स्टिग्मा की, स्टाइल की और ओवरी क्या होता है। अब ये आप देख रहे हो, ये एक फुनिकल, ये क्या करता है? इट इज़ द स्टॉक दैट कनेक्ट दी ओवरी टू दी प्लेसेंटा। यस, ये कनेक्ट करता है ओवरी को किससे? प्लेसेंटा से, करेक्ट। एक है आपका हाइलम। अब हाइलम क्या करता है? ये वाला पार्ट, ये आप जो देख रहे हो, हाइलम क्या करता है? दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल
टू दी ओव्यूल। ये फ्यूनिकल को ओव्यूल से जो कनेक्ट करता है, जो पॉइंट कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम। अब आपको पता है कि ओवरी में ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इज नथिंग बट दी मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरियम दैट इज सराउंडेड बाय दी इंट्यूगमेंट्स। अब अगर हम इंट्यूगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। इसका स्ट्रक्चर ना बहुत सिंपल है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग सारे के सारे ये छोटा सा डायग्राम आप बना लो। एक बार मैं बना के दिखाऊँ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये बनाया, फिर ये बनाया, ये आपका बन गया ये वाला पार्ट इसके बीच में, ठीक है। ये यहाँ से इंट्यूगमेंट्स निकले और ये सिंपल, ये आपका पॉइंट हो गया फ्यूनिकल, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हाइलम। ये आपका आउटर इंट्यूगमेंट, ये आपका इनर इंट्यूगमेंट, ये आपका हो गया एम्ब्रियो से ये एम्ब्रियोसेक, और ये आपका हो गया न्यूक्लियस। सिंपल, ठीक है। अब देखो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है चलेजल पोल और माइक्रोपाइल पोल। अब इसको बोलते हैं चलेजल एंड और इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। इसका हम अभी नेक्स्ट में आगे जो डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोसिक फॉर्मेशन में, उस वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये दोनों का क्या रोल है, ठीक है। अब ये है आपका स्ट्रक्चर। अब बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट्स, आप ये देख रहे हो इंट्यूगमेंट्स बने हुए हैं, इसके अंदर आपका ओव्यूल है। इंट्यूगमेंट के बेसिस पे ओव्यूल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक मीन्स ओव्यूल विद वन इंट्यूगमेंट, जिसमें सिर्फ एक इंट्यूगमेंट होता है। ये जनरली आपका डाइकॉट प्लांट्स में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है आपका बाइटेगमिक। बाइटेगमिक से आप समझ गए होंगे, बाय मीन्स टू, तो जहाँ पे दो इंट्यूगमेंट्स हो, जैसे ये है ना एक इंट्यूगमेंट, ये दूसरा इंट्यूगमेंट, तो जहाँ पे दो इंट्यूगमेंट होंगे उसको हम बोलेंगे बाइटेगमिक। इसके आपके एग्जाम्पल्स है, ये जनरली आपका मोनोकॉट्स में दिखता है और प्रिमिटिव डाइकॉट्स में दिखता है। थर्ड है आपका ट्राइटेगमिक। अगेन अब इस टर्म से भी आप समझ गए होंगे कि कितने इंट्यूगमेंट्स होंगे। यस, ट्राई मीन्स 3 इंट्यूगमेंट्स हैं इसमें। इसका आपका एग्जाम्पल है एस्फोडेलस, राइट। उसके बाद फोर्थ है आपका एटेगमिक। आपको लगा फोरटेगमिक वाला आएगा, नहीं, अब है एटेगमिक। एटेगमिक मीन्स विदाउट एनी इंट्यूगमेंट्स। इसका आपका एग्जाम्पल है लोरेंथस, ठीक है। तो ये सारे जो 4 टाइप्स हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट्स था कि ओव्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंट्यूगमेंट मीन्स जहाँ से इंट्यूगमेंट स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ उसका, उसको हम बोलते हैं चलेजल एंड। सॉरी, यहाँ पे पोल नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं चलेजल एंड। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंट्यूगमेंट्स इज कॉल्ड चलेजल एंड एंड अ पोर इज प्रेजेंट इन द इंट्यूगमेंट एट द एंड opposite to the chalazial end which is called as micropylar pole, ठीक है। चलेजल एंड और माइक्रोपाइल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जहाँ से इंट्यूगमेंट बनना स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ, उसको हम चलेजल बोलते हैं, और चलेजल के एकदम ऑपोजिट में जो होता है वो माइक्रोपाइल होता है। क्लियर? तो ये था आपका पिस्टिल का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हमने स्टेमन के बाद क्या पढ़ा था मेल में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें आपके मेल गेमीटोफाइट बनते थे, वहाँ पे मेल की बात थी। तो अब हम बात करेंगे फीमेल की, जिसके लिए आपके पास प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। यस, नेक्स्ट है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। डेफिनेशन क्या है? The process of formation of megaspores from megaspore mother cells is called megasporogenesis। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको ये याद हो, ये याद है? अच्छा, पॉलन मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते था, बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे M हो जाएगा आपका
मेगास्पोर। सो एमएमसी सिंपल चीज़ है, मेगास्पोर मदर सेल से आपके जब मेगास्पोर्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट। अब इसका जो सेल होता है वो बहुत ही लार्ज होता है एंड जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है एंड इट कंटेन्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि जो एमएमसी होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। वहाँ पे भी यही था, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते थे, याद आया। यहाँ पे बनता है माइटोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। इसमें अगर मैं बात करूँ, 1 मेगास्पोर आपका फंक्शनल होगा, बाकी 3 आपके डीजेनरेट हो जाएंगे, राइट। So in the majority of flowering plants, only 1 megaspore is functional while the other degenerate. And the functional megaspore is able to develop into the female gametophyte. ठीक है, वहाँ पे आपका उससे पॉलन ग्रेन से जो माइक्रोस्पोर्स बनते थे उससे मेल गेमिटोफाइट बनता था। यहाँ पे जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, it is only able to develop into the female gametophyte and the development of embryo sac from a single megaspore is called monosporic development. Monosporic development. ये 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है आपकी, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, लिख देती हूँ। The development of embryo sac from a single megaspore, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शनल है आपका, सो फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर दिस प्रोसेस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये था आपका मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट इसमें हम थर्ड जो पढ़ने वाले हैं वो एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ द न्यूक्लियस इन द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जैसे आपके 2 न्यूक्लियाई बने माइटोसिस के बाद, उसके बाद क्या होता है, दे स्टार्टेड मूव टू दी ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये आप देख रहे हो, एक एंड पे चला गया, एक एंड पे चला गया। तो यहाँ पे क्या स्टेज हो गई, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक आपके बन गए। उसके बाद क्या होता है कि अगेन 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन अकर। तब क्या स्टेज आती है, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड देन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। यहाँ एक माइटोटिक डिवीजन हुआ, 4 बन गए। इसके बाद 2 थे, 2 के डबल कॉपी होके 4 बन गए और उसके बाद 8 न्यूक्लिएट बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब 8 न्यूक्लिएट बन गए, ये जो माइटोटिक डिवीजन जो होता है सीक्वेंस में, ये एकदम नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता, थोड़ा टाइम लेके होता है। अब आपके पास 8 न्यूक्लिएट आ गए। अब 8 न्यूक्लिएट में क्या होता है, जो 6 होते हैं इनमें से आउट ऑफ द 8 न्यूक्लिएट, they are surrounded by the cell walls and are organized by the cell into the female gametophyte। 3 आपके एक एंड पे चले गए, 3 आपके एक एंड पे चले गए और ये जो 2 बचे इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये आपके सेंट्रल सेल में आ जाते हैं। अब ये जो 3 विच आर सराउंडेड बाय दी सेल वॉल्स, ये होते हैं आपके माइक्रोपाइलर एंड पर। अगर आप दोबारा दूसरा स्ट्रक्चर इसके में देखोगे तो ये ऐसे हो गया, ये जैसे था ये ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे आ गया माइक्रोपाइल एंड, यहाँ पे आ गया चलेजल एंड। अब जो माइक्रोपाइल एंड में जो 3 सेल्स थे आपके, उसमें से 2 को बोलते हैं ये 1, 2। इन 2 सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड्स और एक आपका हो गया एग। 3 न्यूक्लियस यहाँ पे हो गए, 3 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं चलेजल एंड। इन तीनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। और उसके बाद बीच में जो आपके पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के बीच में जो है। सो बेसिकली यहाँ पे कितने सेल्स हुए और कितने न्यूक्लियस हुए, तो यहाँ पे ये आपकी जो कंडीशन आई, ये कंडीशन होती है 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट।
आपके पास 8 न्यूक्लियट हुए थे यहाँ पे, 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियट है। 7 सेल्स कैसे बने? 3 सेल यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियाई एक ही सेंट्रल सेल में होता है तो 7, तो इसको बोलते हैं 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे आपका एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये था आपका पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में जो हमने प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, पहला पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, जिसमें हमने मेल के बारे में पढ़ा था, कैसे मेल गेमीटोफाइट बनता है और देन उसको कन्वर्ट होता है आपके पॉलन ग्रेन में। नेक्स्ट था आपका एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, जिसमें हमने फीमेल गेमीटोफाइट बनना देखा कि कैसे बनता है, और उसके बाद फाइनली एम्ब्रियोसेक। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो है आपका पॉलिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि क्या होता है, फिर भी एक हम लोग देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from the anther to the stigma is termed as pollination, right? एंथर से स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। आपको मालूम है ये जैसे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आपका ये फीमेल और एंथर वाला मेल, आपको मालूम है यहाँ से पॉलन ग्रेन फीमेल पर आते हैं और उसके बाद पॉलिनेशन होता है। अब दो टाइप के पॉलिनेशन आपने कौन से पढ़े हैं? एक तो आपने पढ़ा है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आपने पढ़ा है क्रॉस पॉलिनेशन। पहले हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यस, एक ही फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब डिटेल में हम स्टडी करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन के अगेन कुछ पार्ट है। पहला है ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन का है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन का है, और ये जो जीनोगेमी है ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन का है। अब कैसे, क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑटोगेमी की। ऑटोगेमी में क्या है? ऑटोगेमी में होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जब ट्रांसफर होते हैं उसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं, एंड इट इज़ फेवर्ड ड्यू टू दी फॉलोइंग अडेप्टेशंस। अब वो अडेप्टेशंस क्या है? पहली अडेप्टेशन है आपकी क्लिस्टोगैमस, दूसरी अडेप्टेशन है आपकी चेस्मोगैमस। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो क्लिस्टोगैमस होता है उसमें फ्लावर क्या करता है? दे रिमेन क्लोज्ड, सो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू सेल्फ पॉलिनेशन, मीन्स देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन दी स्टिग्मा। ये क्या करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन जब हुआ तो फ्लावर ना बंद कर लेता है अपने आप को, सो दैट कि कोई और पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर स्टिक ना हो जाए। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, जिसमें फ्लावर रिमेन क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस में क्या होता है? व्हेन द फ्लावर एक्सपोज देयर मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंट। इस केस में क्या करता है? जब फ्लावर जो होता है वो अपने मैच्योर एंथर और स्टिग्मा को, मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा, दे एक्सपोज देयर पार्ट्स टू दी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑटोगेमी क्या होता है। नेक्स्ट था आपका जिटनोगेमी। हम जिटनोगेमी के बारे में बात करते हैं। जिटनोगेमी क्या है? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है, बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर था, जिटनोगेमी में फ्लावर डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट।
अब जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो एक ही फ्लावर में जो पॉलिनेशन हुआ उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। लेकिन एक प्लांट में दो फ्लावर भी तो होंगे ना उस सेम स्पीशीज के, अगर उन दो फ्लावर्स के बीच में हुआ तो उसको बोलते हैं जिटनोगेमी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका जीनोगेमी, जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस पॉलिनेशन में आपका क्या था, जब दो प्लांट जब अलग अलग होते हैं, चाहे वो सेम स्पीशीज के हो चाहे वो डिफरेंट स्पीशीज के हो, बट वो एक दूसरे के साथ ना हो, अटैच ना हो, अलग अलग हो, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे उनके बीच में जब ट्रांसफ़र होता है, अच्छा इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स का भी काम है, क्योंकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में उनके फ्लावर्स में जो ट्रांसफ़र होता है एंथर और स्टिग्मा का, वो कैसे होता है, ड्यू टू पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल इसमें एक टर्म है जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ प्लांट दैट आर जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली डिफरेंट। जिटनोगेमी में क्या था, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं वो प्लांट, बट जीनोगेमी में क्या होता है, जेनेटिकली और इकोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली और इकोलॉजिकली डिफरेंट। क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स थी आपकी पॉलिनेशन की। आपने ऑटोगेमी देखा, आपने जिटनोगेमी देखा, देन आपने जीनोगेमी देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। सो ये हैं आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें है आपका विंड पॉलिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स हैं कॉटन, डेट पाम, और भी एग्जाम्पल है मलबेरी, कोकोनट, ये सारे विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं। देन है आपका वाटर पॉलिनेशन, जिसका आपका एग्जाम्पल है हाइड्रिला एंड वेलिशनेरिया। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास एमोर्फोफेलिस। अब देख लेते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विंड, वाटर और इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। सो नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की। विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली भी बोलते हैं, एनिमोफिली पॉलिनेशन। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला जो आपके पॉलन ग्रेन हैं वो आपके लाइट होने चाहिए, वेट में ड्राई होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स आपके स्मॉल होने चाहिए, देन कलरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आपका कि जो आपका एंथर है, एंथर हैव लॉन्ग फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट एंड आर अबंडेंट। नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टिग्मा कैसा होना चाहिए। स्टिग्मा आपका स्टिकी होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। राइट। सो ये थे आपके विंड पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन, और वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। राइट। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला आपका जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस। जो आपका स्टिग्मा है वो आपका लॉन्ग होना चाहिए। विंड में आपका एंथर लॉन्ग फिलामेंट था, और यहाँ पे आपका वाटर के केस में स्टिग्मा लॉन्ग होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। ठीक है। तो ये है आपके वाटर पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट था आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो
जब हमने विंड और वाटर का केस पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो फ्लावर्स हैं वो कलरलेस होने चाहिए, ऑर्डरलेस होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए। लेकिन जब हम इंसेक्ट की बात करते हैं, अगर जो फ्लावर कलरलेस हुआ या ऑर्डरलेस हुआ तो कोई भी इंसेक्ट वहाँ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर की मैं बात करूँ तो फ्लावर्स जो है वो कलर्ड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जो ब्लू या पर्पलिश वॉलेट कलर के वो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? वो बीज को अट्रैक्ट करते हैं। और जो आपका रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं वो जनरली आपके बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इंसेक्ट पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा जो है फ्लावर्स वो कलर्ड होने चाहिए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उनको ना कलर्ड अट्रैक्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पर डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स आते हैं। जैसे हमने बात की अभी कि अगर मैं ब्लू कलर का कोई फ्लावर है या पर्पल कलर का फ्लावर है तो वहाँ पे बीज बहुत अट्रैक्ट होंगी, और अगर रेड कलर का फ्लावर है तो वहाँ पे बटरफ्लाइज बहुत अट्रैक्ट होंगी। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्लावर में ना खुशबू आनी चाहिए, मतलब उसका एक एरोमा होना चाहिए, तभी जो है आपके इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे और पॉलिनेशन होगा। तो ये था आपका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। और भी बहुत सारे आपके एजेंट्स होते हैं, बर्ड के थ्रू होता है, आंट्स के थ्रू होता है, इन सब एजेंट्स के थ्रू आपका पॉलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट बचा है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स की मैं बात करूं तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है? टर्म से समझ में आ रहा होगा कि इंटरैक्शन बिटवीन पिस्टल एंड पॉलन। पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। पॉलन क्या है? male reproductive unit. So the pistil has the ability to recognize the compatible pollen grains to initiate the post pollination events. ठीक है, उसके बाद pollen grain produce pollen tubes through germ pores to facilitate the transfer of male gametes to embryo sac. वैसे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि pollen pistil interaction है क्या। तब मैंने ये टर्म नहीं बताई थी कि इसको हम pollen pistil interaction बोलते हैं। जब आपका एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ पर आते हैं, ये जो अट्रैक्शन होता है, मतलब कि पिस्टल को पता होना चाहिए, वो रिकॉग्नाइज कर सके कि उसका कंपैटिबल पॉलन ग्रेन आ चुका है। और उसके बाद जब ये यहाँ पे, आपको याद है हमने एक क्लास में, ये एक वीडियो में ये डिस्कस भी किया है कि जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो वो एक पॉलन ट्यूब फॉर्म कर लेता है, सो दैट जो उसके मेल गेमीट्स है ना वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पर जा सके। सो उसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। सो यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला इवेंट, जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।